हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टेटनस। तो आज हम बात करेंगे कि टेटनस ये किस तरह से ये डिजीज होता है, ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसे कैसे प्रिवेंट हम कर सकते हैं, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टेटनस के बारे में। तो जनरली अगर ये देखा जाए कि व्हाट इज टेटनस, तो टेटनस एक बैक्टीरियल डिजीज है जो होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से। एक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो जनरली जो ये बैक्टीरिया है ये प्रोड्यूस करता है न्यूरोटॉक्सिन, ठीक है, जो कि नर्वस सिस्टम पे हमारे अटैक करता है। इससे जो है पैरालिसिस हो जाता है। और अगर इसे टाइमली ट्रीट नहीं किया जाए तो इससे क्या है, डेथ भी हो सकती है इफ अनट्रीटेड। तो जनरली जो टेटनस है ये ट्रांसमिट नहीं होता है एक से दूसरे में, जैसे कि जनरली जो वायरल इन्फेक्शंस रहते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा है या कोरोना है, तो वो जनरली ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। बट ये टेटनस है ये ट्रांसमिट नहीं होता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। और जनरली जो इन्फेक्शन होता है वो क्या है कि जो हमारे जो घाव रहते हैं या बॉडी में किस तरह का डीप कट लग गया, ठीक है, वो अगर इन्फेक्ट हो जाए किसी भी तरह से, जो टेटनस की जो स्पोर्स रहते हैं, जो बैक्टीरिया रहते हैं, उससे अगर हमारे ये घाव, ये वुंड्स जो अगर कंटामिनेट हो गए, तो उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से क्या है वहाँ पे हमें जो है या जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे जो है टेटनस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये एक फैटल डिजीज है टेटनस। और अगर ट्रीट ना किया जाए इसे तो जनरली 80 टू 90% जो है इसमें जो है मोर्टेलिटी है, जो डेथ रेट है ये जो है 80 टू 90% है। तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक इसकी फीचर की बात करें टेटनस की, अगर माइक्रोस्कोपिकली हम इसको देखें तो ये जनरली ग्राम पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये जिस तरह से आप देख रहे हैं इसकी जो अपीयरेंस होती है वो ड्रम स्टिक अपीयरेंस होती है, ठीक है। जिस तरह जो अपीयरेंस एक एक तरह से आप इसकी नॉब्स ही देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसलिए थी क्योंकि ये जो स्पोर्स होते हैं इसमें ये टर्मिनल स्पोर्स रहते हैं, जिसकी वजह से इसकी शेप कैसी है, ड्रम स्टिक अपीयरेंस की दिखाई देती है, ठीक है। तो और ये नॉन कैप्सुलेटेड रहते हैं और ये मोटाइल होते हैं, ठीक है। ये मूव करते हैं ये बैक्टीरिया। क्यों मूव करते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी पर, जो बैक्टीरिया की बॉडी पे क्या होते हैं, पेरिट्राइकेट सॉरी पेरिट्राइकेट फ्लैजिला होते हैं, जिनकी वजह से क्या है ये मूव करते हैं। और इनका जो साइज रहता है जनरली 4 to 8 into 0.5 माइक्रोमीटर इसका जो है, जो बेसिलस है इसका जो साइज रहता है, ठीक है। तो ये इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है क्लॉस्ट्रिडियम स्पीशीज का, ठीक है। उसमें टेटनस भी आता है। तो ये जो बेसिला आप देख रहे हैं इसमें पेरिट्राइकेट जो फ्लैजिला है, जो मैंने अभी डिस्कस किया था, तो ये फ्लैजिला है इसकी ऑल अराउंड द बॉडी, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। एंड अगर हम इसकी कल्चर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जनरली जो क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई है ये ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं। एनारोब्स मींस ये क्या है, ये ग्रो करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑब्लिगेट एनारोब्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या है स्ट्रिक्टली ग्रो करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इनको ऑक्सीजन का बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहता है। अगर थोड़ा भी ऑक्सीजन मिलता है तो ये फिर ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। और इनकी जो ऑप्टिमल कंडीशन है फॉर ग्रोथ के लिए वो है 37 डिग्री सेल्सियस पे जनरली ग्रो करते हैं। और इनका जो पीएच रिक्वायरमेंट है वो है 7.4। और ये जनरली ऑर्डिनरी जो मीडिया रहते हैं हमारे, सॉलिड मीडिया या लिक्विड मीडिया, उसमें ये क्या है, ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। और इनकी जो आइसोलेटेड कॉलोनी, अगर हम इनको सॉलिड मीडिया पे ग्रो करें तो जनरली जैसे बाकी बैक्टीरिया के केस में जो है कि आसानी से हमें आइसोलेटेड कॉलोनी एक मिल जाती है, बट इस केस में आइसोलेटेड कॉलोनी मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसकी जो एक स्वार्मिंग ग्रोथ, मतलब एक पूरी तरह से प्लेट में जहाँ पे भी आप इसे ग्रो करेंगे तो इसकी एक पूरी तरह से एक स्वार्मिंग ग्रोथ हो जाती है, मतलब ग्रोथ फैल सी जाती है। तो इंडिविजुअल कॉलोनी मिलना थोड़ा इस केस में मुश्किल है। तो ब्लड अगार पे अगर इसे हम ग्रो करें टेटनस को, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई को, तो ये शो करता है हिमोलाइसिस, ठीक है। अल्फा हिमोलाइसिस या फिर बीटा हिमोलाइसिस। तो हिमोलाइसिस में क्या है, जो ब्लड अगार रहता है उसमें ये क्या है, जहाँ पे भी ये ग्रो करेगा उसके चारों तरफ एक क्लियर सा एक हेलो एरिया सा बना देगा। वो क्यों होता है, क्योंकि जो आरबीसीज है उनकी डीजनरेशन या फिर उनकी लाइसिस कर देता है, ठीक है।
और ये अच्छे से ग्रो करता है। रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ, उसमें भी अच्छे से ग्रो करता है टेटनस। और अगर हम बायोकेमिकल रिएक्शंस की बात करें तो ये जनरली क्या होता है, स्लाइट प्रोटियोलाइटिक होता है। ठीक है, प्रोटियोलाइटिक मींस ये क्या करता है, प्रोटीन्स को जो है प्रोटीन्स को तोड़ता है, ठीक है, फ्रेगमेंट से या पेप्टाइड्स में या फिर अमाइनो एसिड में उनका ब्रेक करता है। और शुगर पे इसका कोई असर नहीं है, ठीक है, शुगर को ब्रेक डाउन ये नहीं करता है। और जनरली जो हम बायोकेमिकल्स लगाते हैं तो उसमें जेल ये क्या करता है, जिलेटिन लिक्विफिकेशन करता है, ठीक है। अगर हम इसको जिलेटिन में इसको स्टैब करके अगर हम इसको डालें क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई को, तो ये क्या करेगा, जिलेटिन को जो कि प्रोटीन है उसका क्या है, ब्रेक डाउन कर देगा। जिससे क्या है कि धीरे धीरे वो जिलेटिन जो है जो कि एक सेमी सॉलिड फॉर्म में था वो धीरे धीरे लिक्विफाई होना शुरू कर देता है। तो एक तरह से एक टेस्ट है जो कि शो करता है कि ये हमारा ऑर्गेनिज्म जो है क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई हो सकता है। और ये जो है इंडोल इंडोल पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये कुछ बायोकेमिकल्स हैं जो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम बायोकेमिकल यूज करते हैं। तो इंडोल में क्या होता है कि इस बायोकेमिकल में एक ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड होता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, उस ट्रिप्टोफैन को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, इंडोल में, ठीक है। और साथ में ये क्या करता है, विजिबल कलर्ड रिएक्शन देता है। तो दैट मीन्स हमें एक तरह से कंफर्मेशन हो जाती है कि ये हमारा क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो है बैक्टीरिया है, ठीक है। उसके साथ हमें बाकी बायोकेमिकल रिएक्शंस भी देखने पड़ते हैं, ठीक है। आपके जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, मोटेलिटी है, तो इन सभी के बेस पे हम कंक्लूजन पे निकलते हैं कि हमारा ये कौन सा बैक्टीरिया है। तो इसमें अगर हम एमआर और वीपी की बात करें, जो हमारे बायोकेमिकल है, मिथाइल रेडन वॉक्स प्रॉस्कर, ये नेगेटिव रहते हैं जनरली। और ये नाइट्रेट्स को रिड्यूस नहीं करता है। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी प्रोड्यूस नहीं करता है। जनरली कई बैक्टीरिया क्या है कि H2S प्रोड्यूस करते हैं, बट क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई H2S प्रोड्यूस नहीं करता है। तो टेटनस टॉक्सिन्स की अगर हम बात करें तो टेटनस जनरली जो क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई है वो दो तरह के टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। एक है टिटेनोस्पाज्मिन और दूसरा है टिटेनोलाइजिन। तो जो मेडिकली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है टिटेनोस्पाज्मिन, क्योंकि यही वो टॉक्सिन है जो रिस्पॉन्सिबल है टेटनस के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से जो है डेथ्स हो जाती हैं अगर उसको ट्रीट ना किया जाए। तो टिटेनोस्पाज्मिन क्या है, ये एक्सट्रीमली पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन है, ठीक है। ये नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है जिसकी वजह से, और कार्डिक फेलियर हो सकता है, चोकिंग हो सकती है, ठीक है। और इनवॉलेंट्री जो कॉन्ट्रैक्शन मसल्स का होता है, ठीक है। और और अगर इसकी हम बात ट्रांसफाज्मिन की बात करें तो ये ऑक्सीजन स्टेबल होता है बट और हीट लेबाइल होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए स्टेबल रहता है। और इसको हम जो है टेनोस्पाज्मिन को जनरली हम क्या कर सकते हैं, टॉक्सॉइड में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम इसको ट्रीट करें फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो ये कुछ नहीं बल्कि क्या है, जो टेटनस का वैक्सीन रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो टेटनस टॉक्सॉइड है, सॉरी टॉक्सिन है टेटनोस्पाज्मिन, अगर हम उसको जो है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ऐड करें, उसमें कुछ फॉर्मेल्डिहाइड ऐड करें, तो वो क्या है, हमारा वैक्सीन बन जाता है, ठीक है। जिसे कहते हैं टेटनस टॉक्सॉइड। और इसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं अगर हमारे पास स्पेसिफिक एंटीबॉडी है, ठीक है। तो टेनोस्पाज्मिन जो टॉक्सिन है उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो जब ये टेनोस्पाज्मिन जब रिलीज होता है बेसिलस से, तो ये क्या है, ऑटोलाइज होके हिट्रोडाइमर बनाता है जिसमें एक हैवी चेन रहती है, 93,000 मॉलिक्यूलर वेट रहता है जिसका। और एक लाइट चेन रहती है जिसका मॉलिक्यूलर वेट रहता है 50,000, ठीक है। टिटेनोलाइजिन की बात करें तो ये हीट लेवाइल होता है और साथ ही ऑक्सीजन लेवाइल भी होता है, ठीक है। और इस जो टिटेनोलाइजिन का जनरली इतना रोल कंफर्म नहीं है कि इसका पैथोजेनिसिटी में कोई रोल है, ठीक है। तो मेन जो रोल है टेटनस में वो है टिटेनोस्पाज्मिन का। तो कॉज या फिर सोर्स ऑफ टेटनस क्या है, ठीक है। तो जनरली क्या है कि जो स्पोर्स हैं इस बैक्टीरिया के क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई की, ये क्या है, हमारे एनवायरनमेंट में, डस्ट में या फिर मैन्योर में, रस्टिंग मटेरियल में, सॉइल में, ये स्पोर्स कहीं पे भी आपको मिल सकते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो अगर हमें किसी भी तरह की डीप इंजरी होती है स्किन पे, ठीक है, कोई डीप कट लग जाता है, ठीक है, या किस तरह का फ्रैक्चर हो जाता है,
जिससे हमारी जो स्किन अगर एक्सपोज हो जाती है तो फिर क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट में ये जो स्पोर्स हैं ये क्या है उन वुंड्स में या जो डीप कट्स हैं या इंजरीज में ये चले जाते हैं। ठीक है, फिर वहां पे ये मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इंक्यूबेशन जो इनका पीरियड पीरियड रहता है, और फिर ये क्या करते हैं, टेटनस टॉक्सिन रिलीज करते हैं, फिर ये जो है अपने सिम्टम दिखाना शुरू करते हैं। तो सोर्स क्या क्या है, वुंड्स कंटामिनेटेड विद डर्ट, फीसिस और सलाइवा। ठीक है, अगर जो वुंड्स है हमारे घाव हैं, अगर उनमें किस तरह का इन्फेक्टेड विद डर्ट, ठीक है, फीसिस और सलाइवा, या फिर कोई रस्टेड, जैसे हमने यहाँ दिखा रखा है, ये जो रस्टेड नेल है जनरली, ये क्या है, जो रस्टेड नेल रहती हैं ये टेटनस को जो है रस्ट एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो रस्टेड जो मटेरियल है वो टेटनस क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई को पसंद है। तो कहने का मतलब है कि जो रस्टेड जैसे नेल्स रहती हैं तो चांसेस हैं कि वहां पे जो है ये टेटनस स्पोर रह सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ये नेल चुभ जाती है किसी भी पर्सन को एक्सीडेंटली, तो चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक केस में ऐसा, पर चांसेस रहते हैं कि उसको टेटनस इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, एक्सीडेंटल इंजरीज जो होती हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, मेजर एक्सीडेंट हो गई जिसमें जो है स्किन आपकी एक्सपोज हो गई है, मेजर इंजरीज हैं, तो जो आसपास की जो धूल मिट्टी है, डर्ट है, वो क्या है आपके इंजरीज में चली जाती हैं, वुंड्स में चली जाती हैं जो एक्सपोज हो रखी हैं, तो आपके चांसेस जो है टेटनस के बढ़ जाती हैं। और जो वॉर इंजरीज हैं, जैसे कहते हैं कि कोई अगर युद्ध चल रहा है तो वॉर इंजरीज जो होती हैं, अगर उन्हें भी ट्रीट ना किया जाए तो वो भी टेटनस कॉज कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ दिखा, जैसे रस्टेड मटेरियल है ये, ठीक है, जैसे आयरन मटेरियल है, तो अगर इनसे गलती से कोई कट लग जाए तो टेटनस के होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, और जैसे ये फेंसिंग है, ये भी आयरन की फेंसिंग रहती है। ठीक है, तो इसमें जैसे रस्टिंग हो रखी है, तो इसमें भी चांसेस हो सकता है कि आपको जो है टेटनस के स्पोर मिल जाए। तो अगर इससे इंजरीज होती हैं तो दे कैन कॉज टेटनस इन्फेक्शन। तो और जैसे बर्निंग इंजरीज हो जाती हैं, जैसे बर्निंग है, तो बर्निंग में क्या है कि हमारी जो स्किन है वो जो है इंजरी की वजह से एक्सपोज हो जाती है, तो एक्सपोज जो इंजरीज रहती हैं, ठीक है, वहाँ चांसेस कंटामिनेशन के बढ़ जाते हैं, धूल मिट्टी से, एनवायरनमेंट से, और टेटनस होने के चांस बढ़ जाते हैं। और सर्जिकल जो प्रोसीजर्स रहते हैं, ऑपरेशंस रहते हैं, तो अब आप मान लीजिए जो सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपरली अगर स्टरलाइज्ड नहीं है, ठीक है, किसी भी तरह से इन्फेक्टेड है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं टेटनस का। ठीक है, और कुछ जैसे बाइट रहती है, इंसेक्ट बाइट हो गया, या फिर स्नेक बाइट है, या एनिमल बाइट है, डॉग बाइट है, या फिर बंदर ने काट लिया, तो चांसेस रहते हैं कि उनसे जो है जो टेटनस के स्पोर उनके दांतों में थे वो क्या है हमारे जो स्किन में वो चले गए हैं बाइट के थ्रू। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर बंदर ने काट लिया है या फिर कुत्ते ने काट लिया है तो टेटनस होना ही होना है, बट चांसेस रहते हैं। ठीक है, चांसेस रहते हैं कि वहां पे स्पोर हो सकते हैं टेटनस के, ठीक है, जो कि इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। और जो कंपाउंड फ्रैक्चर्स रहते हैं, जो एक्सपोज्ड बोन्स रहती हैं, कुछ जो डेंटल इन्फेक्शंस हैं उसके उसमें भी चांसेस रहते हैं कुछ केसेस में। और जो क्रोनिक सोर्स हैं, या फिर इंट्रावेनस जो ड्रग यूज करते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन जो यूज करते हैं, या फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, ठीक है, नॉन स्टेराइल सिरिंज यूज करके जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगते हैं, तो उससे भी चांसेस रहते हैं कि टेटनस इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, सपोज अगर ये स्टरलाइज्ड नहीं है और ये सर्जरी में यूज हो रहे हैं तो इट कैन कॉज टेटनस। और जैसे ये मैंने ऑलरेडी कहा कि जैसे अगर बर्न केसेस हैं तो इसमें क्या है कि जो हमारे ऊपर की स्किन है ये निकल गई है, और जो हमारी अंदर की स्किन है, अंडरलाइंग स्किन है, ये एक्सपोज हो गई है। ठीक है, अब एक्सपोज हो गई है तो इसमें क्या है कि जो सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट है, डर्ट है, उसमें से क्या है कि टेटनस के स्पोर इसमें आ सकते हैं और वो क्या है, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो ये वही था, इसे बंदर के काटने से या फिर डॉग बाइट से टेटनस का इन्फेक्शन हो सकता है। और इंक्यूबेशन पीरियड, अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम जब माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई की हम बात कर रहे हैं, ये जब फर्स्ट टाइम हमारे
घाव में या पंक्चर में या बॉडी में जब ये एंटर करता है और जब बॉडी में पहला सिम्टम आता है तो उसकी जो बीच का पीरियड रहता है उसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, टाइम फ्रॉम एक्सपोजर टू द फर्स्ट साइन ऑफ इलनेस। तो ऐसा नहीं है कि टेटनस का बैक्टीरिया हमारे अंदर गया और थोड़ी देर में टेटनस का जो है सिम्टम आने लग गया, तो ऐसा नहीं होता है। बैक्टीरिया अंदर जाएगा, वो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, वो अपना टाइम लेगा वहाँ पे, वो अपने आप को अडेप्ट करेगा, ठीक है, और एट लास्ट जब कुछ दिनों बाद या कुछ टाइम बाद वो क्या है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, जब वो सफिशिएंट क्वांटिटी में वहाँ पे हो जाएंगे तो वो जो पीरियड रहता है उसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। तो ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है जनरली टेटनस के केस में 6 से 12 दिन का रहता है, ठीक है, बट ये वेरी भी कर सकता है, मिनिमम 2 डेज भी रहते हैं, मान लो कोई मेजर इंजरीज हैं, ठीक है, या फिर ये कई हफ्ते और कई महीने भी रह सकता है, वो डिपेंड करता है इंजरी किस तरह की है और साइट ऑफ इंजरी क्या है, तो ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो सिम्टम क्या है टेटनस के? सिम्टम है टेटनस के, एक तो ये लॉक जॉ है, इसको टेटनस को जो है लॉक जॉ भी एक नाम दिया गया है। इसमें क्या है कि जो हमारे जॉ के जो जॉ क्या है वो लॉक हो जाता है एक तरह से, क्योंकि हमारे जो जॉ में जो लोअर जॉ है और अपर जॉ है वो क्या है एक तरह से लॉक हो जाते हैं, ना तो हम कुछ खा सकते हैं, ना कुछ पी सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे मसल्स हैं, जो टॉक्सिन है वो क्या करता है, उसकी वजह से क्या है कि इनवॉलेंट्री जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारे नेक का ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है, क्योंकि हमारे जो जॉ में जो मसल्स रहते हैं यही रिस्पॉन्सिबल है हमें जॉ की मूवमेंट के लिए। पर क्या है कि जो ये जॉ मसल्स रहते हैं या जो नेक के मसल्स रहते हैं, जो बाकी मसल्स हैं, ये क्या है बहुत ज्यादा जो है कॉन्टिन्यूसली ये क्या है स्ट्रेच हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक स्टिफनेस आती है, एक स्पाज्म हो जाता है, और हमारा जो है जो जॉ है वो क्या है लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इसे इसलिए इसको क्या क्या कहा गया है, लॉक जॉ। तो सडन इनवॉलेंटरी मसल स्पाज्म इन स्टमक, ठीक है, ट्रबल ड्यूरिंग स्वेलोइंग, आपको जो स्वेलो कर रहे हैं कुछ खा रहे हैं उसमें भी आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगा, सीजर्स एंड ओपिस्थोटोनस पोस्चर। तो जो आप ये देख रहे हैं ये जो पोस्चर है ये टेटनस की वजह से होता है, ठीक है। इस पोस्चर को कहते हैं ओपिस्थोटोनस पोस्चर। ये एक जो टेटनस का पेशेंट है, जो एक्सट्रीम एक कंडीशन जो कह सकते हैं टेटनस पेशेंट की, तो इस तरह से कुछ उसका पोस्चर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे दिखा रखा है, मान लो ये इन्फेक्शन हुआ इससे, ये आपके क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई के जो स्पोर्स हैं, ठीक है, उसने क्या किया, बॉडी के अंदर जाके न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस किया जिसे कहते हैं टेटानोस्पाज्मिन, और उसने फाइनली जो है क्या किया, अंदर जाके पैरालिसिस, और ये क्या करता है, ये इस तरह का पोस्चर क्यों होता है, जनरली क्या है कि जो सभी ये पूरी बॉडी की जो मसल्स हैं वो क्या है एक साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है, आपके नेक से लेके फेस से लेके आपके हाथों के लिम्स के, स्टमक के, लोअर लिम्स के, ठीक है। तो मतलब और ये जो आपकी स्पाइनल है ये इस तरह से कुछ मुड़ जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इनवॉलेंट्री जो मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑल ओवर द बॉडी, स्टिफनेस ऑफ द मसल्स, ठीक है, उसकी वजह से क्या है कि ये पोस्चर जो है कुछ इस तरह से हो जाता है जिसे कहते हैं ओपिस्थोटोनस पोस्चर। तो इसमें पेनफुल मसल स्टिफनेस ऑल ओवर द बॉडी, और इसमें दूसरे सिम्टम जैसे हेडेक, फीवर, स्वेटिंग, ठीक है, फ्लक्चुएशन ऑफ बीपी, हार्ट रेट, तो ये सारे जो है सिम्टम्स हैं टेटनस के। कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें कुछ हो सकती है, जैसे लारिंगोस्पाज्म, जैसे अनकंट्रोल टाइटनिंग ऑफ जो वोकल कॉर्ड्स रहते हैं हमारे गले में, तो उनकी अनकंट्रोल टाइटनिंग हो सकती है। कई केसेस में मतलब हमारा जो स्पाज्म रहता है, जो कॉन्ट्रैक्शन रहता है, जो इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन रहता है मसल्स का, वो कई बार इतना पावरफुल रहता है कि वो जो है बोन को भी फ्रैक्चर कर देता है। और कई बार कुछ केसेस में जैसे ब्लॉकेज ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज ऑफ द लंग बाय ब्लड क्लॉट, ठीक है, तो कई केसेस में क्या है कि जो इंजरी साइड से क्या है कि क्लॉट्स वगैरह जो निकल के वो जो है ब्लड स्ट्रीम में जो है लंग्स तक आ जाते हैं, जिससे जो है ब्लॉकेज हो जाती है पल्मोनरी आर्टरी की, ठीक है। और लंग इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे कि व्हेन जब पेशेंट जो है वोमिट करता है, ठीक है, तो वोमिट क्या है कि वो एक्सीडेंटली लंग्स में चला जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से लंग्स इन्फेक्शन हो जाते हैं।
और ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो जाता है, ठीक है। और फाइनली डेथ ड्यू टू ब्लॉक्ड एयरवे, रेस्पिरेटरी फेलियर या फिर कार्डियक फेलियर। तो ये हाउ टेटनस टॉक्सिन वर्क, ये थोड़ा सा मैंने डायग्रामेटिकली कुछ समझाने की कोशिश करी है। एक्चुअली क्या है कि जैसे ये है, ये मसल्स है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ मसल्स पे सपोज यहाँ पे इंजरी थी मसल्स में, यहाँ पे क्या है कि टेटनस टॉक्सिन था, ठीक है। टेटनस बैक्टीरिया था, उसने क्या किया, टॉक्सिन प्रोड्यूस किया। अब यहाँ मसल से क्या हुआ कि टॉक्सिन निकल के इस एक्सॉन के थ्रू, इस मोटर न्यूरॉन न्यूरॉन के थ्रू ये क्या करता है, ये यहाँ पे जो है इनहिबिटरी न्यूरॉन में चला जाता है, ठीक है। अब जनरली अगर हम नॉर्मल एक इंसान की बात करें जिसको टेटनस इन्फेक्शन नहीं है, उस केस में क्या होता है, उस केस में ये होता है कि यहाँ से जो इम्पल्स आती हैं स्पाइनल कॉर्ड से या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, वो क्या करती हैं, एक्साइटरी जो ये न्यूरॉन है, इसमें से ये इम्पल्स होके नीचे जाती है मोटर न्यूरॉन, और यहाँ से ये नीचे एक्सॉन के थ्रू ये जाती है मसल्स में ट्रांसफर होती है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है, जो इनहिबिटरी न्यूरॉन है, यहाँ से क्या होता है कि जो यहाँ पे इसके न्यूरो होते हैं, इनहिबिटरी ट्रांसमीटर, वो क्या करते हैं, यहाँ से निकलते हैं और क्या करते हैं, जो यहाँ से इम्पल्स आई है इसके थ्रू, उसको ये क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मतलब एक तरह से उस इम्पल्स को जो यहाँ से आ रही है एक्साइटरी न्यूट्रॉन से, उसको ये रोक देते हैं यहाँ पे। फिर क्या होता है कि आगे इम्पल्स जा ही नहीं पाती, इसकी वजह से क्या है, मसल रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल इंसान का एक जो प्रोसीजर है, ठीक है। बट अब जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको टेटनस हो रखा है, उस केस में क्या होता है कि यहाँ से जो है टेटनस मसल से निकल के ये चला गया मोटर न्यूरॉन में, मोटर न्यूरॉन से ये चला जाता है किसमें, इनहिबिटरी न्यूरॉन में। तो इनहिबिटरी न्यूरॉन में ये यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जो ये एक्साइटरी न्यूट्रॉन है, जब यहाँ से इम्पल्स आई, स्पाइनल कॉर्ड से कोई इम्पल्स आई, ठीक है, वो इम्पल्स यहाँ से आगे गई, ठीक है। और नॉर्मली, क्योंकि ये नॉर्मली फंक्शन करता है एक्साइटरी न्यूरॉन, आगे इम्पल्स चला गया मोटर न्यूरॉन में, यहाँ से चला गया ये मसल्स में, और मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। पर अब इस केस में क्या है कि जो ये इनहिबिटरी न्यूरॉन है, ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेटनस के टॉक्सिन बैठा हुआ है, टेटनस का जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे है। अब वो क्या करता है कि यहाँ पे जो जो इनहिबिटरी न्यूरो रिलीज होने थे यहाँ पे इस इम्पल्स को रोकने के लिए, वो जो है न्यूरो यहाँ से रिलीज नहीं हो पाते हैं, जो टेटनस है वो उनको रिलीज नहीं होने देता, ठीक है। इसकी वजह से क्या है कि जो ये इसमें एक्साइटरी न्यूरॉन में जो इम्पल्स आ रही हैं, ये लगातार आती रहती हैं, लगातार आती रहती हैं, ठीक है, ये रुकती नहीं है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या है कि जो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन है ये लगातार होती रहती है, जिसकी वजह से लगातार जो हम कह रहे हैं कि स्पाज्म हो जाता है, इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। और इतना स्ट्रांग होता है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑल ओवर द बॉडी, जिससे कि जो हड्डियां भी टूट जाती हैं, ठीक, इसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर, कार्डिक फेलियर, क्योंकि ये सभी मसल्स के बने हुए हैं, और ये सभी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे ही बेस्ड है हमारा सारा जो बॉडी का सिस्टम है। तो ये सारा बॉडी का सिस्टम जो है इसकी वजह से प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या है, पेशेंट की डेथ हो जाती है अगर उसे ट्रीटमेंट नहीं मिलता। तो ट्रीटमेंट क्या है टेटनस का, तो जनरली जो डायग्नोज करते हैं डॉक्टर, वो हिस्ट्री पूछते हैं पेशेंट का कि आपको किस तरह से कट लगा है, किस तरह से पंक्चर हुआ है, ठीक है। तो अगर टेटनस डायग्नोज हो जाता है तो एक मेडिकल इमरजेंसी इसको माना गया है टेटनस को, ठीक है। तो इसमें जो है इंटेंसिव मेडिकल केयर की ज़रूरत है, ठीक है। इमीडिएट ट्रीटमेंट इसमें दिया जाता है ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन, ये क्या है, टेटनस एंटीबॉडीज रहती हैं, ठीक है। ये जनरली क्या करती हैं, इसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, तो ये जो है अंदर जाके जो टेटनस टॉक्सिन को क्या करती हैं, न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देती हैं, और उसके इफेक्ट को धीरे धीरे कम करना शुरू कर देती है। जो टेटानोस्पाज्मिन टॉक्सिन है उसके इफेक्ट को कम करना शुरू कर देती है, कौन, टीआईजी, टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि स्पेसिफिक एंटीबॉडी है टेटनस टॉक्सिन के लिए। तो एग्रेसिव वाउंड केयर की जरूरत है, और ड्रग रिक्वायर्ड टू कंट्रोल मसल स्पैस्म, ठीक है। तो प्रिवेंशन कैसे हो सकता है टेटनस का,
तो प्रिवेंशन के लिए इसमें एक्टिव इम्यूनाइजेशन जरूरी है, जो कि टेटनस वैक्सीन से हो सकती है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव मेथड है। ठीक है, टेटनस को एक तरह से टेटनस का जो एक बचाव है, पहले से ही हमें तैयार रहना है। ठीक है, या फिर कई लोग ऐसे हैं जो रिस्क एरिया में काम कर रहे हैं, उनको पहले से टेटनस के इंजेक्शन दी जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि टाइम टू टाइम जो है ह्यूमन बींग्स को जो है टेटनस के इंजेक्शन लेने चाहिए। ठीक है, और उनको बूस्टर डोजेस का भी रिक्वायरमेंट रहता है, सो दैट की जो एंटीबॉडी जो लेवल है बॉडी में टेटनस के लिए वो अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में रहे। ठीक है, और इसमें जो है इमीडिएट वाउंड केयर की ज़रूरत है टू प्रिवेंट टेटनस इन्फेक्शन। ठीक है, फर्स्ट एड में अप्लाई फर्स्ट एड, अगर छोटा भी अगर कोई स्क्रैच है या घाव है तो उसमें जो है फर्स्ट एड का रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है, और हाथों को अच्छी तरह से धोना है। और अगर कोई फर्दर कुछ एडवाइस लेना है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। मान लो किसी तरह का आपको कोई कील चुभ जाती है या किस तरह से कोई कट लग जाता है। ठीक है, कोई इन्फेक्टेड कोई निडल है या कोई जंग लगी हुई कोई निडल है या कोई कील है, तो उस केस में क्या है, आपको जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और आपको टेटनस की ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, और इसका जो मेन जो प्रिवेंशन है वो है टेटनस वैक्सीन। आपको टेटनस होने का वेट नहीं करना है, आपको पहले ही टेटनस के इंजेक्शन ले लेने चाहिए। तभी हमें क्या है कि जैसे हमारे बर्थ होने के बाद में भी क्या है टेटनस के इंजेक्शन हमें दिए जाते हैं। ठीक है, सभी को लगते हैं, और ये टाइम टू टाइम जो है ये जो है अडल्ट एज में भी ये टेटनस के इंजेक्शन लगते रहते हैं टाइम टू टाइम, सो दैट कि हमारी बॉडी में जो है एंटीबॉडी टाइटर जो है एक प्रॉपर प्रोटेक्टिव लेवल में बना रहे, सो दैट कि हम प्रोटेक्टेड रहें। ठीक है, टेटनस के अगेंस्ट अगर हमें किस तरह से किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है। तो ये है टेटनस वैक्सीन। ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे, तो इसका इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन रहता है, तो हमें टेटनस वैक्सीन लेना चाहिए सभी को। ठीक है, और टाइम टू टाइम इसे हमें लेना पड़ता है, इसके बूस्टर डोजेस भी रहते हैं। ठीक है, सो दैट कि हमें जो है हमें हमारा हमारा जो है टेटनस से बचाव हो सके। और आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा लिंक है, आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।